बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है इक्विटी। जो गोल्ड सिल्वर की एलोकेशन है, पहली चीज़ तो ये वेल्थ लेवल पर होती है, पोर्टफोलियो लेवल पर नहीं होती। एक होता है पोर्टफोलियो में अर्निंग, एक हो रहा है विड्रॉल। आज की डेट में स्टॉक मार्केट सबड्यूड है, नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इन्फ्लेशन लो है। अगर आप ज़्यादा निकालेंगे तो पोर्टफोलियो विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, इस परचेजिंग पावर विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, इट मे रन आउट इन अ लाइफ टाइम। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज जहां हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको अपने फाइनेंस का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए फॉर क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ। और आज जिस टाइटल पे हम बात कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। और रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने तो चले गए जहाँ पे आपको पेंशन मिला करती थी और आप उससे खुश रहा करते थे, लेकिन आजकल प्राइवेट कंपनीज़ का दौर है और प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो है पेंशन नहीं मिलती है। और आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत यंग एज से अगर आप शुरू करेंगे तो आप अपने रिटायरमेंट की लाइफ अच्छे से जी पाएंगे और वेल्थ क्रिएशन भी साथ साथ हो सकती है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर धीरज मित्तल, चेयरमैन एंड फाउंडर प्राइम कैपिटल सर्विसेज। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, ये तो बताइए कि आइडियली हमें रिटायरमेंट प्लानिंग किस उम्र से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम्स तो सर अब नहीं रहे जहाँ पे हम पेंशन पे काफ़ी निर्भर रहा करते थे कि पेंशन होगा तो निकल जाएगी ज़िंदगी, पर अब ऐसा नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको फर्स्ट अर्निंग रिसीव होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। बिकॉज आप जितना जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे उतना आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेट से 30-35 साल के लोगों के वर्किंग ईयर्स होते हैं, तो अगर आप 3250 रुपये महीना भी सेव करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, इन एन एग्रेसिव हाइब्रिड और एन इक्विटी फंड, जिसमें 12% भी अगर रिटर्न आती है, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, सो 3250 रुपये महीना ही 30 साल में 1 करोड़ हो जाते हैं। सो जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, सो क्या होता है कि आपको स्मॉल अमाउंट से बड़ा कॉर्पस आप बना पाते हैं। दैट इज़ वन। सेकेंडली, उसमें एडवांटेज ये होती है कि आप रिटायरमेंट एज से बहुत पहले ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और फाइनेंशियली फ्री होने से क्या होता है कि आप जो है फिर पेचेक के लिए काम नहीं करते। पेचेक इंसिडेंटल हो जाता है, आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं। तो लेट से आपने 20-25 साल में करियर शुरू करा, आपने 40-45 की एज तक अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पेचेक के लिए काम करना है या कोई ऐसा काम करना है जो आप विच यू आर पैशनेट अबाउट, विच यू एन्जॉय। और अर्ली वेल्थ क्रिएशन से क्या होता है कि रिटायरमेंट में एक तो होता है कि आप जस्ट लिविंग द रिटायरमेंट, राइट, एक होता है आप इंजॉइंग, यू आर हैविंग ए लग्जूरियस रिटायरमेंट लाइफ। तो अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो यू कैन हैव ए लग्जूरियस रिटायरमेंट लाइफ। तो यानी कि जल्दी शुरू करने से आपको लग्जरियस रिटायरमेंट लाइफ मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप प्लानिंग भी करते हैं सर, तो कभी कभी ऐसे कुछ बीच में इवेंट्स आ जाते हैं कि आपको थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो उन इवेंट्स को प्रॉपरली आप कैसे उसका ख्याल रखेंगे और अपनी रिटायरमेंट भी साथ साथ में प्लान करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये एक बाग लगाने की तरह है। आप सबसे बढ़िया बीज ले आइए, तब भी आपको मेंटेन तो करना ही है ना जी। सो जो भी आप प्लान बनाएंगे, आप जितना भी केयरफुली बनाएंगे, उसको पीरियोडिकली आपको रिव्यू भी करना है और कोर्स करेक्शन भी करना है। अगर हम देखें, आज से 30-35 साल पहले इंटरेस्ट रेट आज से डबल थे जी। तो जिसने तब प्लानिंग करी होगी वो एक डिफरेंट अजम्पशंस पे प्लानिंग करी होगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे रेट्स मॉडरेट हुए, सो दैट प्लान नीड्स मॉडरेशन। सो हर चीज़ कोई भी हम प्लान करते हैं आज, वो फॉरएवर लास्ट नहीं करेगी, उसको पीरियोडिकली रीविजिट, रीस्ट्रक्चर वो करना होता है। वो डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं प्लानिंग के? जैसे मैंने, ठीक है, मेरी फर्स्ट जॉब है या मैंने जॉब से पहले ही अपना एक कॉर्पस निकाल के इन्वेस्टमेंट शुरू करी, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस, जैसे आप लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं तो वैसे वैसे आपके बदलाव आते रहते हैं। तो हाउ डू यू प्लान? देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अर्न शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट को समझना। अगर आपकी सब्जेक्ट में कन्विक्शन होगी तभी आप उसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट में समझना। सेकेंडली, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो आपकी और रिटायरमेंट के बीच में आपके बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। आप यंग हैं, आपके गोल्स होंगे कार, घर, शादी, मैरिज, बच्चे, एजुकेशन। सो आपको जो भी अपनी सेविंग करनी है वो अलग अलग बकेट्स में इन्वेस्ट करनी है।
एंड हर बकेट जो होता है उसका अलग होराइजन होगा। कुछ आपके इमीडिएट गोल्स होंगे विच आर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अवे, कुछ होंगे मीडियम टर्म के गोल्स, कुछ होंगे लॉन्ग टर्म के गोल्स, और उन सब गोल्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं। इट इज़ लाइक आप घर से चलें, आपको नियर बाय मार्केट में जाना है, यू कैन ऑलवेज वॉक अक्रॉस। आपको नोएडा से आपको कनॉट प्लेस जाना है, यू कैन टेक मेट्रो और ए कार। तो इसी तरह हमें भी अलग अलग लाइफ में जो होते हैं बकेट्स के लिए अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। तो अगर आप सब्जेक्ट समझेंगे तो उसको आप तरीके से एलोकेट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को, कि अब लेट से शुरू में अगर आप 100 रुपये सेव कर रहे हैं, 20 रुपये शॉर्ट टर्म गोल के लिए, 25 रुपये मीडियम टर्म गोल के लिए, 50 रुपये लॉन्ग। सो वो एलोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को बुरा एक्सपीरियंस इसलिए होता है मेनली कि वो मिस एलोकेशन होती है, कि आपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ले लिया जिसमें आप डिसअपॉइंट हो गए वॉलेटिलिटी से, या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसमें आप रिटर्न से डिसअपॉइंटमेंट हो गए। तो इन सब के लिए आपके साथ एक अच्छा एक्सपर्ट प्लानर तो चाहिए, बट आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सो दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड यू विलिंगली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। रिटायरमेंट प्लानिंग सब्जेक्ट एक ऐसा है कि सबकी समझ में नहीं आता। देखिए, सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी सबको समझाने की। हिंदुस्तान में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको स्कूल, कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स में सब्जेक्ट पढ़ाया हो पर्सनल फाइनेंस का। सो जब सरकार ने पर्सनल फाइनेंस का नहीं पढ़ाया तो ये ओनस हो जाता है इंडस्ट्री पर, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करती है। और इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा फॉर्मल इनिशिएटिव नहीं है कि भाई वो इन्वेस्टर को पढ़ाए। थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं बट एक फॉर्मली एक पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग या इस चीज़ पर पढ़ाएं। तो नाउ दी ओनर शिफ्ट टू एडवाइजर्स लाइक अस कि हम इस इनिशिएटिव को लें और उसको पढ़ाएं। तो हम उसकी अपनी जो लिमिटेड वे में हम कर सकते हैं, दैट वी ट्राई टू डू। सर, आपने कहा कि डिफरेंट बकेट्स होने चाहिए जहाँ पे आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो लॉन्ग टर्म गोल में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है, कौन सी ऐसी कैसे एलोकेशन करनी चाहिए कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी मीट कर पाएँ और अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है लग्जरियस जी पाए। अगर हम देखें कि प्रोडक्ट्स, सो प्रोडक्ट्स इज इंसिडेंटल, मोर इम्पॉर्टेंट इज एसेट क्लास, क्योंकि प्रोडक्ट की जो चॉइस होती है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमिन होते हैं, जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर का क्या टैक्स ब्रैकेट है, वो सब चीज़ जो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट रूल होता है, आफ्टर यू अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट देन यू शुड डू एन एलोकेशन ऑफ योर वेल्थ अक्रॉस एसेट क्लासेस। अगर हम वेरियस एसेट क्लासेस की बात करें तो सबसे पॉपुलर हिंदुस्तान में एसेट क्लास है रियल एस्टेट, दो इट इज़ नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। और अगर हम रियल एस्टेट का एक्सपोजर लें तो प्राइमरी रेजिडेंस के रूट से आपका रियल एस्टेट का एक्सपोजर आ जाता है। तो हम प्राइमरी रेजिडेंस को अपने सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं मानते उसको, बिकॉज दैट्स ए हाउस फॉर नीड, और उसकी एलोकेशन को हम इन्वेस्टमेंट में भी काउंट नहीं करते। तो जब हम अपनी सेविंग्स की एलोकेशन करते हैं, सो बिकॉज रियल एस्टेट इज़ कवर्ड थ्रू दी प्राइमरी हाउस, तो उसको छोड़ के बाकी एसेट क्लास में कवर करते हैं। अब बाकी एसेट क्लास में देखें तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी मीन्स ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस। अब वो इक्विटी आप चाहे शेयर्स के रूट से लें, चाहे म्यूचुअल फंड रूट से लें, आप किसी भी रूट से लें, तो इक्विटी एंड एसेट क्लास शुड हैव ए लायंस शेयर ऑन एनी गोल विच इज़ एटलीस्ट 5 years अवे। जो 5 साल, 10 साल, 15 साल माने, उनके लिए इक्विटी में एक डिसेंट शेयर होना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास। नाउ ये जो इक्विटी की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में रिटर्न है, ये करीब 12-13% इसकी रिटर्न आती है। नाउ इक्विटी के बाद प्रेशियस मेटल्स आते हैं, गोल्ड, सिल्वर। टिपिकली प्रेशियस मेटल लोग ज्वेलरी के थ्रू करते ही हैं, बट अब पुराने ज़माने में तो ज़्यादा ज्वेलरी होती है, अब कम होती है, तो थोड़ा पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल डाल देते हैं। उसमें आप 10%, 11% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट। डेट मीन्स फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न कम आती है, 6-7% आती है, बट क्या है कि ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट। 2,30,000 करोड़ बैंक एफडी में आज की डेट। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि अगेन सब्जेक्ट हमें पढ़ाया नहीं किसी को, तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस जनरेशन को एप करते हैं। अब प्रीवियस जनरेशन जब इन्वेस्ट करती थी उस टाइम इंटरेस्ट रेट यहाँ से डबल थे, तो जो चीज़ उस टाइम सेंस बनती थी आज नहीं बनती। तो हमारी जो 3 एसेट क्लास हो गए, डेट, प्रेशियस मेटल और इक्विटी, ये 3 एक तरह से 3 रनर्स हैं इन ए रिले रेस। नाउ और समझ लीजिए 3 बॉलर हैं एक इंडियन क्रिकेट टीम में। अब हम 3 बॉलर में
आपको एज ए टीम कैप्टन देखना है कि कौन सा बेस्ट बॉलर है, उसको ज़्यादा ओवर खिलाओ। भाई क्रिकेट मैच में भी तो ऐसा होता है कि 4 बॉलर है, सबको इक्वल बॉल तो नहीं मिलती, जो बेस्ट है उसको ज़्यादा मिलती है, उसको कम मिलती हैं। तो ये कहलाता है एसेट एलोकेशन डिसीजन, कि आपने 60% इक्विटी को दिया, लेट्स से 20% प्रेशियस मेटल को दिया और 20% आपने गोल्ड को दिया, डेट को। सो ये तीनों को 60-20-20 करा, तो फिर आप एक एस्टिमेट करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो की एक वेटेड एवरेज रिटर्न क्या हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। जैसे 60-20-20 करेंगे तो करीब 11% आ जाती है, 11% के आसपास। आपको लगता है कि जी 60-11 कम है, तो 60 को उसको 70 कर दो इक्विटी को। नाउ जो हायर अर्निंग एसेट क्लासेस हैं वो रिटर्न तो हाई देती हैं, पर उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। आपको Risk भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा ज़्यादा लगती है तो आप उसको 50 कर दो, 40 कर दो। वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, आपकी रिटर्न कम हो जाएगी, 11 की जगह 9 हो जाएगी। तो ये जो एसेट एलोकेशन डिसीजन है कि किस एसेट क्लास में कितना रखना है, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग काम है। एक तरफ आपको एंड पे वॉलेटिलिटी है, दूसरे एंड पे रिटर्न्स है। सो जो समझता है वो वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करता है, जो नहीं समझता वो वॉलेटिलिटी से डरता है। तो ये आप एक किसी एडवाइज़र के साथ मिलके अगर इसको एक बार फाइनल कर लेंगे तो आपको आगे तक ये काम आएगा, बिकॉज इसमें करने से आपको एक एक्सपेक्टेड रन रेट नज़र आ जाएगा कि मेरा पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 10%, 9%, 11% से ग्रो करेगा। तो आप उस तरह अपनी बाकी कैलकुलेशंस फैक्टर इन कर सकते हैं। रिव्यू कितनी बार करना चाहिए अपने उस पोर्टफोलियो को? देखिए, पोर्टफोलियो का जो रिव्यू है वो मेरे हिसाब से आपको जो है एटलीस्ट 1 से क्वार्टर तो करना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू में कई सारी चीज़ें होती हैं, और रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वार्टर कुछ चेंज कर रहे हो। रिव्यू में ऐसा होता है कि कई फैक्टर्स को आपने देखना होता है। पहला मेजर फैक्टर होता है कि आपके कोई फाइनेंसेस में चेंज हो गया वर्सेस द लास्ट क्वार्टर। फॉर एग्जांपल, यू वर सिंगल लास्ट क्वार्टर, नाउ यू आर मैरिड। फॉर एग्जांपल, यू डिडंट हैव किड लास्ट क्वार्टर, नाउ यू हैव किड। फॉर एग्जांपल, यू वर मैरिड लास्ट ईयर, नाउ यू आर डिवोर्स्ड। या और कोई आपका मेजर फाइनेंसेस में चेंज है, आपके पास जॉब थी लास्ट क्वार्टर, भी यू हैव बीन फायर्ड। सो एक तो फाइनेंसेस में आपके चेंज हों, देन योर प्लान में रिक्वायर सम चेंज। सेकेंडली, लास्ट क्वार्टर में आपने देखा कि जो बिकॉज वॉलेटिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट, हाउ डिड द वॉलेटिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर इफेक्ट यू? If it adversely affected you, maybe it's time to reduce the volatility in the portfolio. Third, you need to see is that कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट चूज़ करे या जो फंड मैनेजर चूज़ करे जिसमें आपने पैसा लगाया, how they have done versus the peers. It is like, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, इट इज़ लाइक पिकिंग ए स्टूडेंट आउट ऑफ ए क्लास। 50 बच्चे हैं, आपने पिक करा कौन IIT में जाएगा। अब सारे तो जाएंगे नहीं IIT में। अब आपने कुछ अच्छे चुने पर वो भी नहीं गए IIT में। तो इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो उसको भी रिव्यू करना है। सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर विच यू नीड टू रिव्यू द पोर्टफोलियो। आप क्वार्टरली करिए, नॉट नेसेसरी यू मेक चेंजेस एवरी क्वार्टर, बट यू शुड रिव्यू एवरी क्वार्टर। करंट सिनेरियो को देखते हुए व्हाट इज द एलोकेशन दैट यू सजेस्ट टू बी डन इन गोल्ड एंड सिल्वर? जो गोल्ड सिल्वर की एलोकेशन है, पहली चीज़ तो ये वेल्थ लेवल पर होती है, पोर्टफोलियो लेवल पर नहीं होती। हर एलोकेशन को बेटर हम वेल्थ लेवल पर करें, क्योंकि क्या होता है, एक वेल्थ में कई पोर्टफोलियोज होते हैं। एक आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, एक PF पोर्टफोलियो, एक PPF पोर्टफोलियो, तो वेल्थ लेवल पर के। और वेल्थ लेवल पे मेरे को लगता है कि जो प्रेशियस मेटल में एलोकेशन है आपकी, समथिंग बिटवीन 10 to 20% आपकी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। मे बी 10-15% आपकी गोल्ड में, 5-10% सिल्वर में, बिकॉज लास्ट फ्यू ईयर्स में जो है काफ़ी कुछ चेंज हुआ है सिल्वर में। सर, इन्फ्लेशन को व्हाट इज द रोल दैट इन्फ्लेशन प्लेज इन गेटिंग द रिटर्न्स अप? इन्फ्लेशन तो आजकल बहुत नीचे है, लेकिन देयर वर टाइम्स कि डबल डिजिट में भी थी। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा विलन है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो लाइफ इज़ ईजी, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ईजी। इन्फ्लेशन हिट्स इन्वेस्टर्स इन 2 ways. फर्स्ट वे इट हिट्स इन्फ्लेशन इज दैट कि हमारे जो खर्चे हैं वो साल दर साल बढ़ते रहते हैं, सो हमारा इन्वेस्टेबल सरप्लस कम होता जाता है। सेकेंडली, जो हमारी पास सेविंग है उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। करेक्ट। सो हम 2 तरीके से हिट होते हैं। और जो हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग में भी इन एन आइडियल सिनेरियो वी आर सपोज टू यूज ओनली दी पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स। सो अगर लेट्स से आपके पोर्टफोलियो ने 11% कमाया, उसमें से टैक्स हटाइए, इन्फ्लेशन हटाइए, ओनली द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट यू आर सपोज टू कंज्यूम. So inflation is the biggest spoil sport in the whole picture, and this is
लीस्ट अंडरस्टूड बाय पीपल। और इन्फ्लेशन एक होती है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, एक होती है एक्चुअल जो इन्फ्लेशन हम डील करते हैं, और एक होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज डबल डिजिट, व्हाट गवर्नमेंट अनाउंसेस इन लो सिंगल डिजिट एंड व्हाट वी बियर इज हाई सिंगल डिजिट। तो आपने ये कहा कि अभी जो इन्फ्लेशन जो देखते हैं वो इन्फ्लेशन असल में नहीं होती है, इट्स द केस राइट नाउ। अगर हम इन्फ्लेशन WPI देखें तो 0.3% देखिए, माइनस शॉर्ट पीरियड की 0.3%। जगह बेटर हम 10-20 साल की एवरेज देखें। लास्ट 10 साल की एवरेज जो है 5% है, लास्ट 20 साल की एवरेज 7-8% है। फेयरली 5 से 7% की हम रेंज अज्यूम करें, और वो भी एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, तो 5 से 7% के बीच में आप लेके फिगर यू कैन डू दी वर्किंग। तो फिर नेट नेट कितना मिलेगा सर, अगर हम देखिए, 13% नेट के मिलेगा कि 13-14% के हिसाब से रिटर्न्स को नहीं, 13-14 तो रिटर्न आती नहीं वेल्थ लेवल पे। नेट मिलेगा आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने जो है PF, PPF, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बैंक FD में लगाया, इन सब की वेटेड एवरेज आपकी रिटर्न जो आएगी वो इन्फ्लेशन के बराबर आती है, तो आपकी पोस्ट इन्फ्लेशन 0। सो इफ़ यू वांट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, you have to look at instruments which give better return, that is equity, precious metal and all those things. Pure traditional जो होते हैं PF, PPFs and all, इसके बेस पर आप इन्फ्लेशन से फाइट। सर, जो एक रिटायरी होता है वो अपना रेगुलर मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकता है पोस्ट दिस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग? देखिए, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, देखिए एक जैसे आपके सपोज पर्स में 1000 रुपये, उसमें 100 का नोट भी है, 500 का नोट भी है, सारे नोट्स। अब आपको उसमें से 10 रुपये खर्च करने, तो ये नहीं है कि आपको हर नोट में से 1-1 रुपये खर्च करना, आप किसी भी उसमें से 10 रुपये खर्च करना। इसी जैसे हम रिटायरमेंट का एक कॉर्पस बनाते हैं, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में से जो हमें निकालना है निकाल सकते हैं। वो डिसीजन डिपेंड करता है कि हमारा टैक्स क्या है। सो एक होता है पोर्टफोलियो में अर्निंग, एक हो रहा है विड्रॉल। सो अर्निंग और विड्रॉल सेपरेट है। लेट दी अर्निंग कम इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेट्स सी विच इज़ मोर एफिशिएंट टू विड्रॉ, तो वहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी इंडिविजुअल केस टू केस होता है कि आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आपकी बास्केट है। अब जैसे आपके पास लेट्स से बास्केट में एक PPF अकाउंट भी है, तो आपको PPF अकाउंट से निकालने की ज़रूरत नहीं, उसको वहाँ कंपाउंड होने दीजिए, आप और इंस्ट्रूमेंट से निकाल लीजिए। सो दिस हाउ इट वर्क्स। सो मच डिपेंड्स ऑन द बास्केट एंड द टैक्स स्लैब ऑफ द इन्वेस्टर, उसके हिसाब से डिसीजन होता है कि कौन से उसमें करना है। सर, आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत अर्ली रिटायरमेंट की बात करती है। हम तो 50-60 के ऊपर ही रिटायर होने की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बाय 35-40 मैक्स दे शुड रिटायर। ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? ऐसे बच्चों के मेरे ख्याल से सभी के लिए होना चाहिए कि 10-15 साल आपने पेचेक के लिए काम कर लिया, फिर तो अपने पैशन एंजॉयमेंट के लिए काम करो। पर 15 साल इज इनफ। 15 साल इज इनफ अगर आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो। जैसे देखिए अगेन इक्विटीज। देखिए, अब आप देखिए कि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं, इज द रिचेस्ट एशियन। उनके फादर एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे 10 साल। जब उन्हें बिजनेस का आइडिया आया तो उनके पास आइडिया बड़ा था, पैसे कम थे। सो उन्होंने क्या करा, अपना सारा पैसा लगाया और हम जैसे आउटसाइडर्स को इन्वाइट करा कि हम उनके बिजनेस में पैसे लगाएं। हर ग्रुप की ये स्टोरी है। और हमें 2 प्रॉमिस दिए उन्होंने। पहला प्रॉमिस ये था कि इट इज़ ओनली आवर मनी दैट विल बी वर्किंग, वी डोंट नीड टू पुट फिजिकल एफर्ट्स। हम अपना जॉब्स और प्रोफेशन कर सकते हैं। और सेकेंडली, सिंस हम नॉन प्रमोटर ओनर हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस बिज़नेस को चलाना, ना उससे हम मैरिड हैं, बिकॉज वी आर नॉन प्रमोटर ओनर। सो हमारे शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करें, जिससे हम कभी भी बेच सकते हैं। सो जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके बिलियंस बने तो हमारे मिलियंस बने। सो अगर आपने जल्दी मीन्स 10-15 साल में अच्छी वेल्थ बनानी है एंड यू हैव योर ओन जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन टू डू, तो यू शुड इन्वेस्ट इन अदर्स बिजनेस, जिसको हम इक्विटी इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग करते हैं। उसमें आपका सिर्फ पैसा काम कर रहा है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी प्लस द हार्ड वर्क ऑफ द प्रमोटर्स विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू। आपको तो पिगी राइड करना है बस। So means equities is your top priority. Equity is the only way. Equity is the only way. Equity only, देखिए बिकॉज क्या उसका रीजन समझिए। जो इन्फ्लेशन हमें एज एन इन्वेस्टर हर्ट करता है, एज ए कंज्यूमर हर्ट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेशन? ये बिजनेसेस। और कौन उसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी हैं? ये बिजनेसेस। अभी आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, आज की डेट में स्टॉक मार्केट सबड्यूड है, नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इन्फ्लेशन लो है।
इन्फ्लेशन लो से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही। सो अभी इन्फ्लेशन लो में हम एज ए कंज्यूमर में बी हैप्पी, बट एज एन इन्वेस्टर वी हैव नो रीज़न टू बी हैप्पी बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आवर कंपनीज इज बीइंग हिट। सो इन्फ्लेशन, देखिए जो हम आज बिजनेसेस ने पिछले 30, 40, 50 साल में वेल्थ बनाई है, वो बनाई है बिकॉज प्रॉफिट बढ़ा उन कंपनीज का। और प्रॉफिट बढ़ने के दो रीज़न होते हैं, एक वॉल्यूम ग्रोथ, कंपनीज आर सेलिंग मोर विच इज़ जीडीपी ग्रोथ, एंड सेकेंड इज कंपनीज आर सेलिंग ईयर आफ्टर ईयर एट ए हायर प्राइस, दैट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है कि कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ रहा। सो इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स। अच्छा ये बताइए कि विड्रॉल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? इफ़ आई हैव प्लान्ड, अब मैं रिटायर हो गया, तो अब मेरी विड्रॉल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? एक साथ ही सारा पैसा निकाल के यू एंजॉय योरसेल्फ, और इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक? देखिए, विड्रॉल स्ट्रेटजी जो होना चाहिए, विड्रॉल स्ट्रेटजी का सिंपल ही होना चाहिए कि आपने अपनी पोर्टफोलियो की एलोकेशन कर ली और अलग अलग एसेट क्लास में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी। नाउ शॉर्ट पीरियड में कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे बिहेव कर रही है, आपको इसको लॉन्ग टर्म एक उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। मीन्स 5 से 10 साल में व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बास्केट, जो अलग अलग एसेट क्लास में स्प्रेड है। तो लेट से आपने बास्केट की निकाली कि जी 11% मेरे को रिटर्न आएगी। अब उसमें से आप देखिए कि आपको क्या इन्फ्लेशन कवर करना है। तो लेट से आपने 5% इन्फ्लेशन कवर करना चाहते हैं, तो 11 में से 5, तो आपकी 6% रिटर्न है पोस्ट इन्फ्लेशन। सो आप सिर्फ 6% साल का निकालेंगे, मैक्सिमम अप टू 6%। सो व्हाट दिस 6% विड्रॉल विल इंश्योर कि ईयर आफ्टर ईयर आपका पोर्टफोलियो पोस्ट विड्रॉल भी 5% से बढ़ता रहेगा। सो आपके प्रिंसिपल की परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट रहेगी, और सेकेंडली जो आप विड्रॉल कर रहे हैं वो भी आप हर साल 5% बढ़ा पाएंगे इन लाइन विद इन्फ्लेशन। सो 6% साल का मतलब 0.5% मंथ, वो आप निकालिए। आप अगर आप इससे कम निकालेंगे तो अच्छा है, आपका रिमेनिंग और ज़्यादा स्पीड से मिलेगा। अगर आप ज़्यादा निकालेंगे तो पोर्टफोलियो विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, इस परचेजिंग पावर विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, इट मे रन आउट इन योर लाइफ टाइम। सो नेट ऑफ वट एवर यू आर मेकिंग, net of taxes, net of inflation is the amount that should be the maximum withdrawal. This will ensure that the portfolio never runs out. आपको अपनी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेस नहीं करनी, कुछ नहीं कर रहा। दैट पोर्टफोलियो विल लास्ट फॉर एवर, इवन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। सर ये बताइए कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट वी पीपल डू व्हाइल प्लानिंग आवर रिटायरमेंट, कौन सी एक देखिए, है जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मिस्टेक तो ये है कि लोग पहले तो मिस्टेक करते ही नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में। दूसरा मिस्टेक ये है कि वो गूगल ज्ञान लेते हैं। गूगल पे तो ज्ञान किसको होगा तो देगा ना। अब आप देखिए गूगल पे जाएंगे, वो आपकी पहले पूछेगा आपकी एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी। जब वो एज एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके बाद स्पाउस भी है। अपनी एज तो कर ली, उनके बाद स्पाउस का क्या होगा? नंबर 1, काफ़ी लोग ये अज्यूम करते हैं कि जी रिटायरमेंट में खर्चे कम होंगे। रिटायरमेंट में मैंने तो किसी के खर्चे कम होते देखे नहीं, मैं तो 38 साल से डील कर रहा हूँ। रिटायरमेंट में ऐसे ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्यों? आपके पास बहुएँ आ गई, आपके पास दामाद आ गए, आपके पास ग्रैंड किड्स आ गए, खर्चे बढ़ गए। आपके पास ज़्यादा टाइम है खर्च करने का, आपके पास ज़्यादा टाइम है ट्रैवल करने का, आपको हर चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए। पहले तो आप गाड़ी खुद चला लेते थे, फिर ड्राइवर भी चाहिए, अटेंडेंट भी चाहिए, तो रिटायरमेंट में तो खर्चे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक हेल्प भी चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प भी चाहिए, तो खर्चे तो कम होते नहीं, खर्चे तो बढ़ते हैं। आप पुराने ज़माने में देखिए, एक फ़ोन का डब्बा 10 साल चल रहा था, या तो हर 2 साल ड्राइवर लोग भी फ़ोन चेंज करते। तो कोई रिटायरमेंट में खर्चे कम नहीं होते, खर्चे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती हैं, आप यू मे बी हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम बढ़ता है। तो रिटायरमेंट में ये मिथ है कोई खर्चे कम नहीं होते, खर्चे बढ़ते हैं। तो आप बढ़ने का ना फैक्टर इन करें तो एटलीस्ट कम होने का फैक्टर इन करके मत चलिए। सो और कोई? और दूसरा ये होता है कि अब जैसे काफ़ी लोग इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं जी एज यू ग्रो ओल्डर आपका इक्विटी एक्सपोजर कम होना चाहिए। यस, अब ये तो बड़ी वाहियात बात है। पूरी जवानी तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करी क्योंकि समझ नहीं थी। बुढ़ापे आते आते समझ आई कि हमने इक्विटी मिस कर दी, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बट द रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी, देखिए रिस्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यंग होते हैं, आप इक्विटी में लगा रहे हैं पैसा। अब इक्विटी में क्या है कि हर साल रिटर्न नहीं आती, बिजनेस हर साल इक्वली परफॉर्म नहीं करते, कई बार आपको लंबे पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है। और यंग एज में आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं,
तो वो एक रिस्क होता है कि आपको इतने पीरियड तक वेट करना पड़ा और बीच में कोई फाइनेंशियल गोल आ गया। पर जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तब तक तो आपके फाइनेंशियल गोल तो सारे पूरे हो गए, फिर तो आपका होराइजन इज़ फॉरएवर। सो आपको टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है जो आपको यंग एज में होता है। सेकेंडली, जब आपने लाइफ में अपने यंग एज से लेके सारी इन्वेस्टमेंट ट्राई करी होती हैं, चाहे इक्विटी में कम लगाया होता है, तो जब आप रिटायर होते हैं तो याद आता है आपको, यार मैंने सबसे ज़्यादा तो पीएफ में पैसा भरा और उसमें सबसे कम रिटर्न आई और सबसे कम इक्विटी में डाला, तो उससे सजेट है। तो यू गेट वाइजर बाई योर ओन एक्सपीरियंस। एक होता है आपने रिटर्न देखना वेबसाइट पे किसी और के पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में देखना। जब आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं देन यू गेट वाइजर। सो एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो जितना ओल्डर होता है उसका इक्विटी एक्सपोजर उतना ज़्यादा होता है, बिकॉज यू गेट वाइजर एज यू एज। आप वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में भी देखिए, अगर आप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाएंगे सारे ओल्डर ही रिचेस्ट हैं। कुछ जवानी में तो आपके नीड्स में ही पैसे चले जाते हैं, आपको पैसा बचता कहाँ है? 1 रुपया होता है, 2 की नीड होती है। तो यंगर पीपल जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन, ओल्डर पीपल है। सो ओल्डर पीपल के लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं दैट देयर इक्विटी एक्सपोजर शुड बी इक्वली विद द अदर इक्वल, दे शुड हैव द हाईएस्ट इक्विटी एक्सपोजर, सब्जेक्ट टू कि भाई उनको अपनी लाइफ टाइम में कन्विक्शन आ गई। सारा गेम कन्विक्शन है। अब आप देखिए मुकेश अंबानी का एग्जांपल लीजिए, ही मे लिव इन द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड बट 98% ऑफ हिज वेल्थ इज इन इक्विटीज। हमारे यहाँ सबकी 98% रियल एस्टेट में होती है, उनकी 2% रियल एस्टेट में, 98% इक्विटी में। तो बताइए हम अंबानी अदानी की तरह कैसे वेल्थ बनाएंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमारी एलोकेशन ही रिवर्स है। क्योंकि मैंने अभी तक जितनों से भी बात की है सर, दे हैव बीन सेइंग दैट विद एज यू शुड डिक्रीज। देखिए वो क्या है, ये सब जो है कट डाउन ऑन द ये सब गूगल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स और गूगल यूनिवर्सिटी में बहुत फर्क है। गूगल यूनिवर्सिटी में कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेड आउटडेटेड कंसेप्ट। इक्विटी इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टमक से होती है और किसी चीज़ से नहीं होती। आपका स्टमक कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकता है, दैट डिटर्मिन्स द इक्विटी। इफ it disturbs your sleep, that means you should cut down your equity. If it doesn't disturb, then let the wealth create now. And is it wise to be directly into markets or through mutual funds? जो इक्विटी इन्वेस्टिंग होती है मीन्स ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस। अब ये एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट है और ज़्यादातर लोग क्लूलेस हैं। जब हम औरों के बिजनेस में लगाते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बिकॉज जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नेंस होता है, ओवरसाइट होती है, सेबी की ओवरसाइट होती है। तो वहाँ पर आप एक रीजनेबल लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड ईमानदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर बैड फिशेस एवरीवेयर। सो जब आप पैसा लगाते हैं इक्विटी में, सो आइडियली आपको एक डाइवर्सिफाइड बास्केट में लगाना चाहिए ऑफ 50 to 100 बिजनेसेस अक्रॉस 15-20 सेक्टर्स, जिससे कई बार एक सेक्टर अच्छा ना करे या कुछ कंपनीज खराब हो जाएं या कुछ कंपनी बस्ट ही हो जाए तो आपको कोई खास इफेक्ट ना पड़े। तो अगर आपको 50 से 100 कंपनी चूज़ करनी है तो आइडियली आप 500 कंपनी एनालाइज करो। और कंपनी एनालाइज का मतलब क्या होता है? इट इज़ लाइक ड्राइविंग ए कार, कि आपको फ्रंट व्यू भी देखना है और रियर व्यू भी देखना है। रियर व्यू क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस। और फ्रंट व्यू क्या है? मैनेजमेंट के आगे के प्लान। आप उसके लिए मैनेजमेंट कौन कॉल अटेंड करोगे, आप प्लांट विजिट करोगे, आप टॉक टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज़। अब ये सारा जो टीम एफर्ट है ये किसी के पास नहीं है और कोई भी नहीं करता। लोग तो सुबह अखबार पढ़ते हैं, नेगेटिव न्यूज़ नज़र आ गई तो नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये सारा जो रिसोर्स चाहिए इसको कहते हैं फंड मैनेजमेंट टीम। और किसी भी फंड मैनेजमेंट टीम की कॉस्टिंग कम से कम 50 करोड़ साल की होती है। सो इट इज़ लाइक ए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल विच वी कैनॉट इंडिविजुअली अफोर्ड, बट बाई पेइंग ए स्मॉल फी थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट वी कैन यूज़ देयर सर्विस। सो आप देखिए, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 40 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि जो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए और जो टाइम एंड एफर्ट चाहिए विच आई कांट स्पेयर। बट इन्वेस्टर्स जो है ना रिसोर्सेज है ना अंडरस्टैंडिंग टाइम है, फिर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए जगह नहीं है। आइडियली दे शुड यूज़ अ फंड मैनेजर एंड लेट द फंड मैनेजर टीम डू द जॉब। सर आप 38 ईयर्स से फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाते भी हैं, ये बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है? देखिए, मेरी एक्सपीरियंस तो ये कहती है कि मैंने जो सारा सीखा है, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो मेरे को प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैंने करे हैं उसमें भी सीखा है,
बट मेरी सारी लर्निंग जो है बाय फॉलोइंग दी मास्टर्स हुई है। इंडिया में वॉरेन बफेट से लेके लेट राकेश झुंझुनवाला तक और ग्लोबली वॉरेन बफेट तक आई बीन रेगुलरली अटेंडिंग देयर एजीएम इन ओमाहा। तो उनसे जो लर्निंग है और उनको जो मैंने इम्प्लीमेंट करा है वो मेरे को बहुत हेल्प करा है। तो इन्वेस्टर्स को भी मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर की जो रील और ये सब सुनते हैं उसमें बस एक फ़िल्टर डाल दें कि जिसको भी सुनना है उसका पब्लिक में वेल्थ क्रिएशन रिकॉर्ड क्या है। जिसका वेल्थ क्रिएशन रिकॉर्ड है पब्लिक में, रामदेव, वॉरेन बफेट, उसको सुने और उसकी शेमलेसली नकल मारे, आपकी वेल्थ क्रिएशन ह्यूज होगी। मतलब नकल मारनी है? नकल ही मारनी। अच्छा, नकल मारी भाई, वाई शुड यू री इन्वेंट दी व्हील? उन्होंने करा हुआ है, री इन्वेंट करा हुआ है व्हील, उनको नकल मारो, सिंपल। दे हैव ह्यूज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपने कितने अच्छे से समझाया कि हाउ वन शुड रियली प्लान रिटायरमेंट एंड इक्विटीज़ के बारे में जो कहा आपने, दैट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल आई हैव बीन हियरिंग टिल नाउ, बट या वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर होस्टिंग।